Hello students, in this class we will continue with the P1 of A-levels, which is February-March 2024 P12 question number 21. बच्चों इस पेपर के previous half के लिए you have to look for the previous video. We will start straight away with question number 21. A spring is fixed at one end and extended by applying force F on the other end. The spring has extension X and elastic potential energy EP. It has a spring constant K. Spring obeys Hooke's law. Which relationship is correct for the spring? Elastic potential energy is proportional to force. Energy is proportional to X, which is extension. Energy is proportional to spring constant. And energy is proportional to X square. So now you must know that the two formulas of elastic potential energy are half Fx and the other formula is half Kx square. अच्छा, फर्स्ट फॉर्मूला को देखें. यू हैव टू सी द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद फोर्स या विद एक्स. बच्चों याद रखना, जब फोर्स वेरी करेगी तो ये बाकी चीज जो रह गई है हाफ एफ एक्स, ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरी करेगा. ठीक है. सो जो दो चीजों की प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी होती है तो बाकी चीज फिर कांस्टेंट होनी चाहिए. सेकेंड इक्वेशन में देखें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. क्या जो बाकी चीज बच गई है विच इज हाफ के, क्या वो कांस्टेंट है? यस, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट बिकॉज किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट फिक्स्ड होता है. सो वी कैन इजीली सी दैट पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन स्क्वायर. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज प्रोड्यूस्ड फॉर अ मेटल वायर. What must describe the limit of proportionality? बच्चों लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और यहां तक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ या स्ट्रेच स्ट्रेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. राइट. द पॉइंट एट विच द वायर ब्रेक्स, नो दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट. द पॉइंट बियॉन्ड विच द हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड. यस, द पॉइंट बियॉन्ड विच द वायर कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, वो इलास्टिक लिमिट है जो कि आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है. ऑप्शन डी इज द पॉइंट बियॉन्ड विच द वायर स्टार्ट्स टू डिफॉर्म प्लास्टिकली. वंस अगेन दैट इज इलास्टिक लिमिट. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द पॉइंट अप टू विच Hooke's law is obeyed. Have a look at next question. Question number 23 is once again from deformation of solids. A spring has spring constant of 6 newtons per second, newtons per centimeter. It is joined to another spring whose spring constant is 4 newtons per centimeter. Load of 80 newton is suspended from this composite spring. What is the extension of the composite spring? बच्चों फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? 80 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है. तो पहले वाले स्प्रिंग की एक्सटेंशन फाइंड आउट करें. F इक्वल्स के ई या F इक्वल्स के एक्स अप्लाई करें. फोर्स इज 80, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 60, द वैल्यू ऑफ x इज 80 डिवाइडेड बाय 6. फर्स्ट स्प्रिंग के लिए एक्सटेंशन इज 13.33 सेंटीमीटर्स. ठीक है. और सेकेंड स्प्रिंग F इक्वल्स के एक्स, वंस अगेन द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 80, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 4. एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे. 80 डिवाइडेड बाय 4, 20. नाउ यू हैव टू ऐड दीज टू एक्सटेंशंस. 13 प्लस 20 इज 33. द आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. The range of frequencies of sound waves emitted by blue whale is 10 Hz to 40 Hz. बड़ी low frequency sounds हैं. What is the approximate range of wavelength of sound waves emitted by blue waves, whereas the speed of waves in water is 1.5 kilometers per second? So let's convert this velocity in meters per second. आप kilometers को meters में कैसे convert करते हैं? By multiplying it by 1000. So speed in meters per second is 1500 meters per second. Now apply the formula V equals F lambda. The value of velocity is 1500. First frequency is 10. Find out the corresponding value of wavelength. So 1500 divided by 10 is 150 meters. ठीक है. अब दूसरी फ्रीक्वेंसी पे दोबारा से V equals F lambda अप्लाई करें. वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 1500. फ्रीक्वेंसी अब आप यूज करेंगे 40. वेवलेंथ इज लैम्डा. लैम्डा इज 150
1500 divided by 40, it is 37.5. So wavelength is ranging from 37.5 to 150 meters. So the right answer is option D. Let's move to the next question. Question number 25. A sound wave is detected by microphone and displayed on the screen of cathode ray oscilloscope CRO. The frequency of wave is 2.5 hertz, 2.5 kilohertz. What is the setting on the time base of the CRO? So बच्चों, इस फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले आप इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करें. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 divided by frequency, 1 divided by 2.5 kilo is 10 raised to power 3. So this value is 4 multiplied by 10 raised to power minus 4 seconds. ठीक है, 4 multiplied by 10 raised to power minus 4 seconds can be further written as 0.4 multiplied by 10 raised to power minus 3 seconds या 0.4 milliseconds. ठीक है. सो एक वेव को देखिए कि एक वेव कितने ब्लॉक्स में कंप्लीट हो रही है. यहां से लेके यहां तक एक वेव कंप्लीट हो रही है 4 ब्लॉक्स या 4 सेंटीमीटर्स. सो बेसिकली 4 सेंटीमीटर्स आर रिप्रेजेंटिंग टाइम ऑफ 0.4 मिलीसेकेंड्स. तो 1 सेंटीमीटर कितना टाइम रिप्रेजेंट करेगा? 0.1 मिलीसेकेंड का टाइम रिप्रेजेंट करेगा. सो द राइट आंसर इज 0.1 मिलीसेकेंड. ठीक है, तो टाइम बेस सेटिंग इज 0.1 milliseconds per centimeter. Right answer is option A. Let's move to the next question, which is question number 26. A source of sound wave with a constant frequency moves towards stationary observer. The observer compares the sound arriving at the observer with the wave emitted. तो बच्चों, जब भी towards move करेगा तो observed frequency will be greater than the actual frequency and observed wavelength will be less than the actual wavelength. What is detected by the observer? A decrease in frequency of sound? No. No change in frequency, ये भी नहीं हो सकता. A decrease in wavelength of the sound? Yes. wavelength कम होगी because observed frequency ज़्यादा होगी और wavelength का frequency के साथ inverse relationship होता है. No change in wavelength. The answer is option C, as it is very obvious. Which type of waves cannot be polarized? बच्चों, all transverse waves can be polarized, but longitudinal waves cannot be polarized. The only longitudinal wave in this list is the sound wave. So sound wave is the right answer. Sound waves cannot be polarized. Now this one is a bit tricky. Question number 28 is a beam of light with power P has area of cross section A. The amplitude of light is light wave beam is X. The beam of light is then changed to one with the same frequency but with increased amplitude. मतलब उसका amplitude 4 times increase हो गया. ठीक है, and the area of the beam has been reduced to A by 3. ठीक है, अगर बीम की width A थी उसको reduce कर दिया, अब उसकी बीम की width A by 3 है. What is the power of the new beam? तो बच्चों, सबसे पहले आप उसकी intensity find out करें. Previous की intensity I थी और उसका amplitude था X. न्यू की इंटेंसिटी आई डैश है और उसका एम्पलीट्यूड है 4x. लेट्स फाइंड आउट दिस न्यू इंटेंसिटी आई डैश. आप सबसे पहले इक्वेशन अप्लाई करेंगे. आई ओवर आई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x होल स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे. यहां से आप आई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें. आई डैश इज कमिंग आउट टू बी 16i. इसका मतलब ये है कि न्यू बीम की पावर 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई है बिकॉज उसकी इंटेंसिटी 16 टाइम्स इंक्रीज हुई है. लेकिन बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से बीम की पावर रिड्यूस होगी बाय द फैक्टर ऑफ 3. सो न्यू पावर इज इक्वल टू इंक्रीज बाय 16 एंड डिक्रीज बाय 3. 16 डिवाइडेड बाय 3 इज 5.3. न्यू पावर ऑफ द बीम इज 5.3 times the previous power. Have a look at next question, question number 29. Two loudspeakers are connected to the same signal generator. इसका मतलब है दोनों identical waves produce करेंगे. A signal generator produces a single frequency जिसको आप constant frequency या तो constant wavelength भी होगी. तो basically this is monochromatic. वो तो light के केस में होता है. आप कह सकते हैं constant wavelength का source है. ठीक है, सो बेसिकली ऐसी कंडीशंस को एस्टैब्लिश कर रहा है कि आपकी स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो.
The loudspeaker face each other so that stationary wave, देखिए वही बात आ गई, stationary sound wave is set up between the regions. The microwave is connected, the microphone is connected to cathode ray oscilloscope and positioned between two loudspeakers. अच्छा बच्चों, जब stationary waves form हो जाएंगी, there will be the regions of constructive and destructive interference, मतलब nodes और antinodes की formation होगी. जहां पर नोड फॉर्म होगा वहां पर सीआरओ सिग्नल की मिनिमम रीडिंग आएगी और जहां पर एंटी नोड फॉर्म होगा वहां पर सीआरओ की मैक्सिमम रीडिंग आएगी. ठीक है. अ सिग्नल ऑन द सीआरओ शोज 5 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स. इसका मतलब ये है कि 5 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स आर एंटी नोड्स. ठीक है. एज माइक्रोफोन मूव्स, the microphone moves a distance of 2 meters from the position that gives first maximum to the position that gives fifth maximum. ठीक है. ओके, मैं आपके सामने स्टेशनरी वेव फॉर्म कर रहा हूं and I need how many nodes? I need 5 antinodes. लेट्स अज्यूम कि ये आपका फर्स्ट एंटीनोड है, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है. सो ये वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन फर्स्ट एंड द फिफ्थ वन, दिस डिस्टेंस इज हाउ मेनी मीटर्स? 2 मीटर्स. लेट्स फाइंड आउट कि इन 2 मीटर्स के अंदर कितनी वेव्स आती हैं. इस 2 मीटर के अंदर वेव्स काउंट करें. स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, 1 वेव, 2 complete waves आ रही हैं. So 2 lambda is equal to 2 meters. 1 lambda is equal to 1 meter. Answer is option D. Right? Have a look at next question. 2 wave sources emit coherent waves. Coherent waves का मतलब है they have constant phase difference. Right? Which conditions must be correct for coherent waves? The waves are emitted in phase. Yes, they are emitted in phase. The waves emitted move in opposite direction. बिल्कुल भी जरूरी नहीं opposite direction move करना. Waves are emitted with constant phase difference. Yes. उनका phase difference 0 हो सकता है, ये specific condition है, लेकिन general condition ये है they must have a constant phase difference. So the right answer is option C. Let's move to the next question, number 31. And this question is about double slit. ठीक है. अच्छा, generally double slit में distance between double slit and screen is represented by symbol D. यहाँ पर represent किया हुआ है Q से. Slit separation is represented by symbol A. यहाँ पर represent किया हुआ है R से. ठीक है. What could be done? What could the student decrease in order to increase the separation between fringes on the screen? इसका मतलब है कि आपने x को इंक्रीज करना है. द फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा d ओवर a. लैम्डा d ओवर a. इस केस में d को रिप्रेजेंट किया गया है सिंबल q से और a को रिप्रेजेंट किया हुआ है सिंबल r से. ठीक है. तो आपने अगर x को इंक्रीज करना है तो या तो आप q को इंक्रीज करें या आप r को रिड्यूस करें. जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतनी x की वैल्यू ज्यादा होगी. द डिस्टेंस p फ्रॉम द लेजर टू द डबल स्लिट, आप इस डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो x पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा बिकॉज फॉर्मूला में p आता ही नहीं है. द डिस्टेंस q फ्रॉम द डबल स्लिट, स्टूडेंट डिक्रीज, किस चीज को डिक्रीज करना है? आप सिर्फ r को डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. सेपरेशन आर बिटवीन द स्लिट्स, यस, आप सिर्फ आर को डिक्रीज कर सकते हैं. आर को डिक्रीज करने से एक्स इंक्रीज होगा बिकॉज एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट सेपरेशन आर. राइट. येट एन इजी वन. अब यहां से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और डीसी सर्किट के स्टार्ट हो चुके हैं. व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस and electromotive force? बच्चों, potential difference is work done per unit charge
and EMF is once again work done here, energy given to unit charge to move once around a circuit. Generally voltage is work done per unit charge, so the right answer is option A. Question number 33 देखें, the diagram shows network consisting of 3 resistors. What is the combined resistance of the network between terminal X and Y? बच्चों ये तो बहुत आसान है. सबसे पहले आप 1.2 किलो ओम और 4.7 किलो ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में या पैरेलल में सॉल्व करेंगे. 1 over R is equal to 1 over 2, 1 over 1.2 plus 1 over 4.7. So 1 divided by 1.2 plus 1 divided by 4.7, 1 divided by आंसर is, जी बच्चों दो जो पैरेलल में रेजिस्टर्स हैं उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रही है 0.956 किलो ओम्स. ठीक है, उसके साथ ये 2.2 किलो ओम्स को सीरीज में ऐड करेंगे तो इसमें 2.2 ऐड करें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 3.16. 3.16 is close to 3.2, so the effective resistance is 3.2. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस ओ लेवल्स में आते हैं, इतने आसान क्वेश्चंस. नेक्स्ट देखें, a resistor dissipates 25 watts of power when there is a potential difference of 4 volts across it. ठीक है, what is the resistance of resistor? So यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर इज इक्वल टू, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज आती है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पावर इज 25 वॉट्स, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. R is equal to 4 square which is 16 divided by 25. So 16 divided by 25 को अगर मैं orally solve करूं इसका आंसर आता है 0.64. ठीक है, the right answer is option B. Question number 35. The diagram shows a cell with internal resistance connected in parallel with a fixed resistor and a variable resistor. ठीक है, the resistor of variable resistor is decreased. वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कम किया गया है. What will happen to the potential difference across variable resistor and current in the variable resistor? बच्चों V equals IR है, whereas voltage of the battery is constant. जब आप वेरिएबल रेजिस्टर की बच्चों रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो सर्किट करंट इंक्रीज हो जाएगा, और वैसे भी जब इस पाथ की रेजिस्टेंस कम होगी मतलब इट विल अलाउ मोर करंट टू पास थ्रू इट, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, बट इस रेजिस्टर के अक्रॉस रिलेटिवली वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अ बीम ऑफ सोर्स प्रोड्यूसेस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन वैक्यूम. द एवरेज करंट caused by alpha particles in the beam is 1.5 into 10 raised power minus 9 amperes. ठीक है, a beam is incident on metal target. What is the average number of alpha particles? तो बच्चों सबसे पहले आप चार्ज फाइंड आउट करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे फॉर 3 सेकेंड्स. तो आप चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करें, Q equals IT, करंट इज 1.5 into 10 raised power minus 9, टाइम इज 3 सेकेंड्स. यहां से आपके पास टोटल चार्ज आ रहा है 4.5 into 10 raised power minus 9 कूलम्स. राइट, अच्छा अब अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? एवरी अल्फा पार्टिकल हैज अ चार्ज इक्वल टू 2e, मतलब उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं ना, सो इट्स चार्ज इज 2 times 1.6 into 10 raised power minus 19, so its charge is 3.2 into 10 raised power minus 19 coulombs. ठीक है, so let's find total number of particles that will be given by a given charge divided by charge on single particle, which is 3.2 into 10 raised power minus 19. ओरली इसका आंसर सी आ रहा है. ठीक है, मेंटली सॉल्व किया, इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लेते हैं. 4.5 into 10 raised power minus 9 divided by 3.2 multiplied by 10 raised power minus 19. Answer is 1.40625 into 10 raised to power 10. Right, so right answer is option C. Question number 37.
द चार्ज कैरियर्स इन द मेटल इन द वायर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे कैन बी होल्स, दे कैन बी आयंस, बट इन दिस केस दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल में होते ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। Which statement about the charge on each free electron is correct? पर जो उसका मैग्नीट्यूड एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होता है which is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulombs। बाकी रीड करते हैं, the magnitude of charge increases with the potential difference। बच्चों इसके ऊपर मैग्नीट्यूड का of charge increase नहीं हो सकता। The magnitude of charge is zero unless there is potential difference। बच्चों चार्ज का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता, चार्ज का मैग्नीट्यूड ये होता है जो मैंने लिखा है। The sign and the magnitude of charge do not depend on the potential difference across the wire। yes, constant है, वेरी नहीं करेगा। the sign of the charge depends on potential difference। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज नेगेटिव ही होगा, इसका साइन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ये कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। the right answer is option C। which flavors of quark have charge of +2/3e। आपके लिए एक बड़ा मैंने अच्छा सा रूल बना दिया है, आप लिखेंगे कट। क्या लिखेंगे? कट। इट मींस चार्म क्वार्क, अप क्वार्क एंड टॉप क्वार्क, ठीक है बच्चों। इन तीन चार्जेस के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2/3e होता है, और इसके अलावा जितने भी क्वार्क्स हैं उनके ऊपर चार्ज -1/3 होता है। मतलब कौन कौन से? डाउन क्वार्क, बॉटम क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क। सो इन दिस लिस्ट आपको चार्म क्वार्क, अप क्वार्क और टॉप क्वार्क पे टिक नजर आना चाहिए, ठीक है। इस लिस्ट में इनमें से दो प्रेजेंट हैं। चार्म क्वार्क प्रेजेंट है, यस। अप क्वार्क प्रेजेंट है, नहीं। इस लिस्ट में टॉप क्वार्क प्रेजेंट है, जी है। तो इन दोनों का चार्ज +2/3e है, और बाकी किसी का भी चार्ज +2/3e नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 39। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट डिकेज बाय एमिटिंग अल्फा और बीटा नेगेटिव पार्टिकल टू बिकम a nucleus of different element. This nucleus is also unstable and emits alpha or a beta negative particle. The process continues until the isotope of same original element is produced. What is the minimum possible number? अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखें कि लेट्स सपोज एक अल्फा डिके हुई है एंड द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज लेट्स से x है, और इसका मैं नंबर लिख देता हूं 10 और 20। जब ये अल्फा डिके करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y में विच इज 8 एंड 16। अब इसको अंडरगो करना है बीटा नेगेटिव डिके। अब बीटा नेगेटिव डिके में क्या होता है? बीटा नेगेटिव डिके में एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो में। इसका मतलब ये है कि बीटा नेगेटिव डिके से गेन ऑफ प्रोटॉन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो जब एक बीटा नेगेटिव डिके होगी तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेट्स सपोज Z बन रही है, सो दिस विल बी 9 एंड 16 बिकॉज एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ और एक न्यूट्रॉन कम हुआ, आपका न्यूक्लियॉन नंबर अनचेंज रहेगा। अभी भी ये सेम एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, सो लेट्स सपोज इट अंडरगोज वन मोर बीटा नेगेटिव डिकेज एंड बिकम्स W विच इज 10 एंड 16, ठीक है। तो शुरू में प्रोटॉन नंबर 10 था और लास्ट में भी प्रोटॉन नंबर 10 है, इसका मतलब है सेम एलिमेंट का आइसोटॉप रिप्रोड्यूस हो गया है। देयर इज 1 अल्फा एंड 2 बीटा नेगेटिव डिकेज। द राइट आंसर इज मिनिमम नंबर ऑफ डिकेज इज 3। Okay, now we are on the last question of this paper, and this question is once again about the fundamental particles. A nucleus of carbon 10, which is carbon 610 decays beta emission. अब ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि इज इट बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। इट फॉर्म्स बोरॉन 510। इसका मतलब ये है कि एक प्रोटॉन नंबर 6 से रिड्यूस होकर 5 हुआ है। वो कौन सी डिके होती है जिसमें प्रोटॉन नंबर रिड्यूस करता है? वो होती है बीटा पॉजिटिव डिके। इन बीटा पॉजिटिव डिके अ प्रोटॉन अंडरगोज beta positive decays to convert itself into a neutron plus positron plus electron neutrino, ठीक है। तो it has undergone
बीटा पॉजिटिव डिके, इसी वजह से एक प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो चुका है एक न्यूट्रॉन में, और इसी वजह से एक प्रोटॉन नंबर रिड्यूस हो गया बिकॉज ये 6 से 5 हो गया है। ठीक है, सो चेंज इन न्यूक्लियस, चेंज इन न्यूक्लियस ये है कि वन प्रोटॉन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वन न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है। तो प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या है, अप अप डाउन, और न्यूट्रॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या है, अप डाउन डाउन। सो ओवरऑल अप क्वार्क यहां पर भी है, अप क्वार्क यहां पर भी है, डाउन क्वार्क यहां पर भी है, डाउन क्वार्क यहां पर भी है। ओवरऑल क्वार्क स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, वन अप क्वार्क हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वन डाउन क्वार्क, सो अप क्वार्क बिकम्स डाउन क्वार्क। ठीक है, इट्स change in nucleus is from one proton has been converted to one neutron। ठीक है, and quark composition में क्या change आया है, एक quark, one quark has been converted into one down quark, so the right answer is option B। So this is end of this paper, you have to prepare your paper 1 very well। आपने देखा होगा कि इस पेपर में काफी ज्यादा tricky questions, ठीक है। So best of luck from my side, keep following Slate, thank you।